तो बगैर कोई बहुत ज्यादा भूमिका बनाए मैं आज की बुक समरी की शुरुआत करता हूं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हॉसेल। मॉर्गन हॉसेल एक इन्वेस्टर और ऑथर हैं। मॉर्गन एक इन्वेस्टमेंट फंड, दो कोलैबोरेटिव फंड के पार्टनर भी हैं, जिसे 14 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए भी कई आर्टिकल लिखे थे और वो 3 किताबों के ऑथर भी हैं। तो आइए उनके एक्सपीरियंस और उनकी लिखी इस बुक समरी को शुरू करते हैं। अभी आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या आप बोल सकते हैं कि आपके पास इनफ मनी है? चलिए इन दोनों लोगों की स्टोरी से जानते हैं। रजत गुप्ता कोलकाता का एक गरीब लड़का था। वो एक अनाथ था, लेकिन 45 साल की उम्र में ही वो एक सीईओ बन गया। रजत दुनिया की जानी मानी कंसल्टिंग फर्म में से एक मैकेंजी के सीईओ थे। साल 2007 में जब वो कंपनी से रिटायर हुए तो उसके बाद उन्हें यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली। रजत 5 अलग अलग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर उन्होंने सबसे अमीर बिजनेसमैन बनकर दिखाया। 2008 में रजत गुप्ता की वर्थ $100 मिलियन हो चुकी थी, लेकिन वो अपने पैसे से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। वो एक सेटा मिलियनर बन चुके थे, तो अब उन्हें एक बिलियनर बनना था। वो उस सर्कल में आना चाहते थे। फिर रजत गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। उन्होंने बिलियनर बनने के लिए खुद को आगे बढ़ाया। 2008 में गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में थी। वॉरेन बुफे ने कंपनी को बचाने के लिए उसमें 5 बिलियन का इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। एक बोर्ड मेंबर होने के नाते रजत गुप्ता को यह बात पब्लिक से पहले पता चल गई थी। वॉरेन की फंडिंग से बेशक कंपनी के स्टॉक ऊपर जाने के चांस थे। बोर्ड मीटिंग कॉल के 16 सेकंड बाद रजत ने एक हेज फंड मैनेजर राज राजा रत्नम को कॉल किया। यह कॉल कभी भी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, पर राज ने तुरंत ही गोल्डमैन के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। कई घंटों बाद वॉरेन की डील की खबर पब्लिक तक पहुंची। गोल्डमैन के स्टॉक एकदम से ऊपर चढ़ गए। राज ने कुछ ही घंटों में $1 मिलियन कमा लिए और प्रोसिक्यूटर ने बताया कि रजत ने टोटल $17 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। इसे एक इनसाइडर ट्रेडिंग का एक क्लासिक केस माना जाता है। रजत गुप्ता ने अपनी सारी दौलत से हाथ धोया और उन्हें जेल से जाना पड़ा, और साथ ही उन्होंने अपनी रेपुटेशन भी गंवाई। रजत के पास पहले से ही 100 मिलियन थे, तो उन्हें $1 बिलियन और क्यों चाहिए थे? उनके पास पहले से ही धन, दौलत, फेम, पावर और फ्रीडम थी, लेकिन लालच में आकर उन्होंने सब कुछ गंवा दिया, क्योंकि रजत गुप्ता के पास इनफ का सेंस नहीं था। हम इस स्टोरी से 3 चीजें सीख सकते हैं। पहला लेसन यह है कि सबसे मुश्किल और फाइनेंशियल स्किल है और ज्यादा दौलत को जमा करने से खुद को रोकना। ज्यादा पावर, ज्यादा फेम और ज्यादा पैसे का लालच सेटिस्फेक्शन से ज्यादा एम्बिशन को बढ़ावा देता है। इस पॉइंट पर आकर जब आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो आपको लगता है जैसे आप पीछे जा रहे हैं, और फिर आगे बढ़ने के लिए आप बड़े से बड़ा रिस्क लेते हो। मॉडर्न कैपिटलिज्म 2 चीजों में बहुत अच्छा है। दौलत के साथ साथ आप लालची भी होते जाते हैं। इंसान अपनी हद भूल जाता है, उसे समझ नहीं आता कि कहां पर रुकना है। लेसन नंबर 2, सोशल कंपैरिजन यानी दूसरों से तुलना एक प्रॉब्लम बन जाती है। मान लीजिए कि एक फुटबॉल प्लेयर साल के $5 लाख कमाता है। उसके पास पहले से ही काफी पैसा है, पर अगर हम उसकी तुलना माइक ट्राउट से करें, जिसका $430 मिलियन साल के हिसाब से 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें यह प्लेयर उसके सामने एकदम गरीब लगेगा। अब मान लो हेज फंड मैनेजर जो कि $36 मिलियन कमाता है, पर 2018 में टॉप 10 हाईएस्ट पेड हेज फंड मैनेजर्स कम से कम $340 मिलियन साल के कमाते थे, तो हमें ये 36 मिलियन उसके मुकाबले काफी कम लगेंगे। लेकिन अगर टॉप 10 हेज फंड मैनेजर जो साल के $340 मिलियन कमा रहे हैं, वो अपनी तुलना अगर टॉप 5 से करें, तो टॉप 5 हेज फंड मैनेजर्स $770 मिलियन कमाते हैं। और अगर टॉप 5 खुद की तुलना वॉरेन बुफे से करें, जो कि 2018 में उनसे $3.5 बिलियन ज्यादा अमीर हैं, और अगर वॉरेन बुफे जेफ बेजोस के लेवल पर आना चाहें, जिनकी वर्थ 2018 में $24 बिलियन थी, तो यहां देखा आपने कि सोशल कंपैरिजन की दीवार बहुत ऊंची है, कोई भी इसे छू नहीं सकता। अगर आप भी इस खेल में शामिल हो जाओ कि मैं अपने दोस्तों जितना अमीर होना चाहता हूं, तो आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि जीतने और पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। कोई पॉइंट नहीं जहां आपको इनफ लगे और आप सेटिस्फाइड फील करो। जीतने का एक ही तरीका है कि लड़ो ही मत। मान लो कि आपके पास काफी पैसे हैं, चाहे आपके आसपास के लोग और की चाहत में पागल हुए जा रहे हों,
लास वेगास के एक डीलर ने एक बार कहा था कि कसिनो में जीतने का एक ही तरीका है, घुसते ही बाहर निकल जाओ। सोचो आप एक एग्जीक्यूटिव विलेज की पार्टी में हैं। आप और आपके दोस्त डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सबसे अमीर है, किसके पास सबसे बड़ा घर है और कौन सबसे ज्यादा फेमस है और किसे लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि विनर कोई भी एक नहीं होगा। जीतेगा वही जो अपने आप से सेटिस्फाइड है, जो एक छोटे से घर में प्यार करने वाली फैमिली के साथ एक हंसी खुशी की एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। लेसन नंबर 3, कुछ चीजें पैसे, फेम और पावर से बढ़कर होती हैं, चाहे आपके पास एक कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। ये बातें रजत गुप्ता ने जेल से छूटने के बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स के अपने इंटरव्यू में कही थी। उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने इस घटना से क्या सीखा, तो वो ये बोले कि किसी भी चीज से ज्यादा अटैचमेंट मत रखो, चाहे वो आपकी रेपुटेशन हो या आपकी अचीवमेंट हो। ये चीजें कोई मैटर नहीं करती। इस हादसे ने मेरी पूरी रेपुटेशन बर्बाद करके रख दी है, लेकिन मैंने अब सीख लिया है कि मुझे इससे भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। रजत गुप्ता खुद को बचाना चाहते थे। वो अपने किए की सफाई दे रहे थे। वो खुद को ही तसल्ली दे रहे थे कि उनकी रेपुटेशन अब उनके लिए और मायने नहीं रखती। लेकिन उनका कहना गलत था। रेपुटेशन बेशकीमती है, फ्रीडम बेशकीमती है, परिवार और दोस्त भी बेशकीमती हैं। लोगों को प्यार करना और बदले में उनका प्यार पाना भी बेशकीमती है। खुशियां बेशकीमती हैं, लेकिन ये सब पाने का एक ही तरीका है, आप अपनी हद समझें। आपको याद रहे कि कब रिस्क लेने हैं और कब इनफ का मतलब इनफ है। और इस इंपॉर्टेंट लर्निंग को सीखने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। एक फील्ड से सीखी हुई बातें हमें दूसरी फील्ड में काम आती हैं। क्या आपको पता है कि बहुत पहले आइस एज क्यों आया था? ये कुछ उसी तरह है जैसे इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग आपके पैसे पर ग्रो करती है। 19वीं सेंचुरी में जाकर साइंटिस्ट इस बात पर अग्री हुए थे कि धरती में कभी आइस एज आया था। इसका सबूत इतने करीब था कि आसानी से नजरअंदाज कर लिया जाता था। धरती में सिर्फ एक ही आइस एज नहीं आया, बल्कि हमारी पृथ्वी ने 5 आइस एज देखे हैं, जिनकी डेट का हम आज एक्यूरेट अंदाजा लगा सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया को बर्फ से कवर करने, बर्फ पिघलने और फिर बर्फ से ढकने पर कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? साल दर साल इसी तरह बर्फ के ऊपर बर्फ की परतें जमा होती रहीं, जब तक कि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक नहीं गई और इस तरह आइस एज आया। समझा आपने? कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। मान लो आपने अपनी एनुअल सैलरी का 10% इंडेक्स फंड में जमा करना शुरू किया और आपकी एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% है, तो अगले साल आपके पास आपकी सैलरी का 10% इंटरेस्ट रेट के साथ होगा। फिर आप 2022 तक अपनी सैलरी का 10% जमा करते गए। हर साल आप 10% जोड़ रहे हैं और हर साल आपका 10% इंटरेस्ट रेट भी ग्रो कर रहा है। अगर आप इस पैसे को अगले 10 साल तक नहीं निकालते हैं तो आप मिलियनेयर बन जाएंगे। आइस एज भी धीरे धीरे बर्फ के जमा होने से आया। कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का मतलब भी यही है, धीरे धीरे पैसा जमा होना। क्या आपको पता है कि वॉरेन बुफेट सिर्फ 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट करते आ रहे थे? उन्होंने कभी भी अपने इंटरेस्ट का पैसा नहीं निकाला। उन्होंने कई सालों तक ये पैसा जमा होने दिया और जब वो 89 के हुए तो उनके पास $84.5 बिलियन था। ये उनके डिसिप्लिन और 8 दशकों के कंपाउंडिंग का नतीजा था। अगर आप कैलकुलेट करें तो वॉरेन बुफेट ने अपने 50वें जन्मदिन के बाद ही 84.5 बिलियन कमाया। ये सब कंपाउंडिंग के पावर का कमाल है। इस इक्वेशन के बारे में सोचिए, 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 72। ये जोड़ है। लेकिन जब आप 8 को 8 से ही 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 13,42,17,728। देखा आपने कितना फर्क है। वॉरेन जब 20 या 30 के थे तो वो अपना पैसा यूं ही खर्च नहीं करते थे और उन्होंने 60 या 70 का होने तक इन्वेस्टिंग नहीं छोड़ी। वो लगातार इन्वेस्ट करते गए। उन्होंने 25 सालों तक पैसा जमा किया। वॉरेन की दौलत पर कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं। फिर से बता दें कि उनके पास $84.5 बिलियन हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया था और 89 का होने तक वे करते ही रहे।
अगर कंपाउंडिंग पर सच में कोई किताब लिखी जाए तो उसका नाम होना चाहिए शट अप एंड वेट। गिगलर अमित वाधवा का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।